जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। तो झारखंड टेट के लिए नोटिफिकेशन दोबारा आउट किया गया और इस नोटिफिकेशन में कुछ कुछ हमको चेंजेस भी देखने को मिले। सिलेबस भी चेंज हुआ है और उसके अलावा भी जो चेंजेस हैं वो क्या क्या हैं वो मैं सब आपको बारी बारी बताऊंगा। पहले पूरे नोटिस को एक क्रक्स में समझ लीजिए, फिर मैं आपको नोटिस के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका आवेदन कब से किया जाएगा। तो इसका आवेदन शुरू होगा 21 अप्रैल से, जो चलेगा 21 मई तक। अब यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब ये आवेदन होगा, है ना, जब ये आवेदन होगा तो कह रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने, एस्पिरेंट्स ने पहले जो विज्ञप्ति आई थी 2024 में, उसमें सशुल्क आवेदन भर दिया था, यानी जिन्होंने ऑलरेडी फी पेमेंट कर दी थी, उनको भी ये आवेदन पत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य है। लेकिन उसके साथ साथ राहत की बात यह है कि उनको अलग से कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा जो पहले फॉर्म भरे थे, पर उनको उनसे कोई फीस नहीं लगेगी और नए आवेदन भी कर सकते हैं। तो जिन्होंने हाल फिलहाल में पास किया है अपना ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ, अगर वो टीचिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप झारखंड या उसके आसपास के राज्यों से संबंधित हैं, तो आप ये आवेदन कर सकते हैं। फ्रेश आवेदन भी आप झारखंड टेट के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो वांछित अर्हता रखी गई है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया सिटीजन जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे एक स्टार मार्क लिखा है। तो ये ऑल इंडिया स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो क्या है उसको पहले समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, उस पर अभी चर्चा करेंगे। अगली बात जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जिन लोगों ने 2016 के बाद से अभी तक झारखंड टेट नहीं दिया और वो झारखंड टेट देना चाहते हैं, वो झारखंड टेट देना चाहते हैं, तो उनके लिए कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा और आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। यानी जब लास्ट टेट हुआ था, जो कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि झारखंड टेट लास्ट हुआ था 2016 में, उसके उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में होने जा रही है, तो 10 साल का गैप हो गया, तो 1 वर्ष छोड़कर उन्हें 9 वर्ष की छूट दी जा रही है। बाकी के जितने भी राज्यों के आयोग हैं, कम से कम ये चीज़ सीखिए कि इतने साल से आप वैकेंसी नहीं निकालते हैं। DSSS भी आप पे ज़्यादा फोकस करते हुए बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश वालों आप पे फोकस कर रहा हूँ कि इतने दिन से आप वैकेंसी नहीं निकालते। इस दौरान जो बच्चा ओवर एज हो जाता है उसकी क्या गलती है? आप वैकेंसी नहीं निकाले और वो ओवर एज हो गया, जब वो अपने उस एज में था जब वो वैकेंसी दे सकता था, तब वैकेंसी आई नहीं। तो यहाँ से सीखना चाहिए कि कम से कम उनको एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। बहरहाल, अगली जो बात है इंपॉर्टेंट वो क्या है, अगली जो बात है इंपॉर्टेंट वो क्या है, वो ये है कि जो पासिंग मार्क है, जो पासिंग मार्क है वो कितना होगा। तो पासिंग मार्क सीटेट जैसे ही रखा गया है कि जो भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है या EWS का बच्चा है, उसके लिए पासिंग मार्क 60% होगा, यानी उसे 90 नंबर लाना है। जो OBC कैटेगरी का बच्चा है उसको 55%, जो कि बनता है 82.5 है, पर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है, तो 82 पे वो पास मान लिया जाएगा। और जो बाकी के रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, SC ST या फिर दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए 52% रखा गया है। तो पासिंग मार्क जो बनेगा, जनरल और EWS के लिए 90 बनेगा, OBC के लिए 82 बनेगा, बाकियों के लिए जो पासिंग मार्क बनेगा वो 78 बनेगा। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने आपसे कहा कि कौन आवेदन कर सकता है, तो आप देखिए ऑल इंडिया स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि यहाँ लिखा हुआ है कि भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए और आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए। और फिर है शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है वो उसके पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म में कितनी फीस लगेगी मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अब
ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को जरा पेपर पैटर्न से समझिएगा। पेपर 1 का जो पेपर पैटर्न है, तो पेपर 1 के अंदर सीडीपी आएगी आपकी 30 नंबर की, 30 नंबर, 30 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लैंग्वेज 1 आपका आएगा 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के। पर इस लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, इनमें से कोई 2 लैंग्वेज चुन सकते हैं। यानी आमतौर पे जो 2 लैंग्वेज आप सीटेट में चुनते थे या यूपी टेट में चुनेंगे, वो यहाँ पे ऑलरेडी लैंग्वेज 1 के अंदर ही आपको चुननी है। और जो लैंग्वेज 2 है, जो 30 नंबर का आएगा, उसमें आपको क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा क्या करनी होगी, चुननी होगी, जो अनुसूची 1 में इनके पास ऑलरेडी दे रखी है। तो अगर आप पेपर का पैटर्न देखोगे, तो उस पेपर के पैटर्न में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, 1 से 5 के लिए जो पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप है वो कैसा होगा, वो निम्नवत होगा। बाल विकास शिक्षण पद्धति अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। भाषा 1 में देखिए साफ साफ लिखा है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा। और अगर आप सहायक आचार्य के लिए जा रहे हैं या विशेष अध्यापक के लिए जा रहे हैं उर्दू के लिए, तो उसमें तो उर्दू चुननी ही पड़ेगी। तो यहीं पर आपको इनमें से कोई 2 लैंग्वेज चुननी है। और फिर भाषा 2 में लिखा है कि नियमावली की अनुसूची 1 में उल्लिखित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा, ये भी 30 नंबर की आएगी, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। अब अनुसूची 1 की अगर बात करें तो ये क्षेत्रीय भाषाएं या जनजातीय भाषाएं कौन सी हैं, तो इसके अंदर जिन भाषाओं को बताया गया है उसमें अलग अलग इलाके में बोली जाने वाली, अलग अलग जिले में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम भी दिए। जैसे रांची अगर आपका जिला है तो वहां पे उरांव भाषा, मुंडा भाषा, भूमिज भाषा, ये वहां की जनजातीय भाषा है। और क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, बंगला, ये वहां की क्या है, क्षेत्रीय भाषा है। ठीक, तो हर जिले की अलग अलग क्षेत्रीय भाषा, अलग अलग क्या है आपकी जनजातीय भाषा। अगर आप इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज जानते हैं तभी फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपको परेशानी ये उठानी पड़ेगी कि आपके 30 नंबर जो है वो किसमें आ जाएंगे, संकट में आ जाएंगे। आपके 30 नंबर संकट में आ जाएंगे। तो कौन लोग ये फॉर्म भरें, तो ये फॉर्म एटलीस्ट वो लोग भरें जो झारखंड के निवासी हैं, जो बिहार के निवासी हैं, जो उड़ीसा के निवासी हैं, जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो भी आप ये भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जनजातीय भाषा इनमें से बोली जाती है। या फिर अगर आप अनुसूची 1 में दी गई भाषाओं को जानते हैं, समझते हैं, तभी फॉर्म भरिएगा। ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। पेपर के पैटर्न की हम बात कर रहे थे, तो पेपर 1 में सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 के अंदर 2 लैंग्वेज होगी, समझ लीजिएगा। इस 30 क्वेश्चन में आपकी 2 लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 2 लैंग्वेज हो सकती है आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और आपकी उर्दू। इनमें से जो भी आप 2 सेलेक्ट करेंगे, उन दो में से कोई भी आपसे 2 भाषा जो आप सेलेक्ट करेंगे उससे 30 क्वेश्चन आएंगे। जो रीजनल लैंग्वेज है आपकी, या ट्राइबल लैंग्वेज है, अगर आप उसमें से कोई एक भाषा चुनते हैं वहां से 30 नंबर आएगा। फिर मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, ईवीएस के 30 क्वेश्चन आएंगे, माइनस मार्किंग नहीं है। पेपर 2 मैथ साइंस की बात करें तो सेम चीज वहां पर है। जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में 2 डिवीजन होगा, 50 और 10 का। 50 मार्क्स का आपका आएगा मैथ साइंस, और 10 नंबर के आएंगे आपके का कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे कि पेपर 2 में जब आप देखेंगे तो यहां पर सीधा सीधा ये बात समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है कि गणित और विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है उससे 50 नंबर का 50 मार्क्स का आएगा, और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 10 नंबर का 10 मार्क्स का आएगा। वही सेम चीज आपको सोशल साइंस में देखने को मिलेगी। सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्न आएंगे 50, और कंप्यूटर की जानकारी के लिए आएंगे कितने, 10। जो भाषा के शिक्षक है उसमें से तो कोई भी एक भाषा
आपसे आ सकती है, जो लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं तो लैंग्वेज के लिए आपको अलग से जेटेट देना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए, तो पेपर 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें मोटे मोटे तौर पे क्या है, आपका 12th होना चाहिए 50% के साथ, डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड डीएड जिस भी नाम से जाना जाता हो, या तो आपका 12th के साथ क्या होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो और डिप्लोमा कर रखा हो। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपका 12th में 50% नहीं है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो ग्रेजुएशन में इन्होंने परसेंटेज नहीं मांगी है, तो आप ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा के दम पे क्या कर सकते हैं, पेपर 1 दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो आपके पास मोटे मोटे तौर पे ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिप्लोमा, या फिर ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड किया हो, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड किए हो, तब भी आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, फिर से आप ध्यान दे लीजिएगा, जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बनेगी, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए यहां पर लिखा है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्हताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, तो 1 से 5 के लिए 12th होना चाहिए प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। एनसीटीई के बाद वाला आपने किया तो 12th 50% भी चल जाएगा, और 12th 45% भी चल जाएगा, और डिप्लोमा भी हो जाएगा। या फिर आपके पास 12th और बीएलएड होना चाहिए, या आपके पास 12th 50% और बीएलएड होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 6 to 8 के लिए कर रहे हैं तो स्नातक में आपको कह रहा है स्नातक के साथ आपका डिप्लोमा हो, या फिर आपका 50% होना चाहिए स्नातक में बीएड, और उसके साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, पीजी और बीएड होना चाहिए। तो यहां पे ग्रेजुएशन के लिए कितना परसेंट मांगा है, 50% या फिर 45% मांगा है, 45% मांगा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका बनेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहां पर है, हालांकि बात वही है, मैथ और साइंस के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपने अपने जिसको कहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि आप विज्ञान, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी यानी आपने टेक्नोलॉजी, कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो आप, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, साइंस से पढ़ा है, ठीक है, एग्रीकल्चर से पढ़ा है, मैथ से पढ़ा है, तो और 10+2 या उच्चतर माध्यमिक में गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी में कम से कम 2 विषय आपने पढ़ा हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आप साइंस साइड से हैं आप तो भी फॉर्म भर लेंगे, आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तब भी ये फॉर्म भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की जहां तक बात है तो सामाजिक विज्ञान में आपके पास आर्ट्स होना चाहिए था अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, अब आर्ट्स में हर तरह का सब्जेक्ट आ जाता है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें सब आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, सब कुछ आ जाएगा। या फिर कह रहा है आपके पास सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य और प्रबंधन, तो अगर आप कॉमर्स किए हैं तो कॉमर्स स्टूडेंट क्या देगा, एसएसटी देगा। कॉमर्स का स्टूडेंट क्या देगा, एसएसटी से पेपर देगा। अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने कम से कम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स आपका क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर फ्यूचर में कोई संशोधन किया जाता है तो इसी नियमावली के अंदर होता है। तो जो लोग लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी लैंग्वेज के, संस्कृत लैंग्वेज के, उर्दू लैंग्वेज के, या फिर आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, तो 3 साल आपने वो लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, 2 साल नहीं चलेगी। ऊपर वाले में एसएसटी से अगर आप देना चाह रहे हैं या मैथ साइंस से देना चाह रहे हैं, वहां ईयर की कोई बाध्यता नहीं दी हुई है, ठीक है। तो ये थी बात हमारी, जो कि कौन कौन लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं। पेपर का पैटर्न मैंने आपको समझा ही दिया कि पेपर का पैटर्न कैसा कैसा होगा, क्या क्या आएगा, सब कुछ होगा। प्रश्न पत्र की बात करें तो पेपर बाइलिंगुअल होगा, सेंटर इसका झारखंड में ही होगा, कई लोग सेंटर पूछने लगते हैं, तो सेंटर झारखंड में ही होगा। पेपर बाइलिंगुअल होगा और
आपके जो 1 से 5 वाला जो पेपर होगा उसका कठिनाई का जो स्तर है वो 10 तक के आसपास रहेगा, और जो आपका 6 to 8 का पेपर होगा उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो +2 तक रहेगी, +2 तक रहेगी। ठीक, तो ये थी बात। कितना कितना अंक आपको पाना है वो हमने कही दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस में देखिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भाषा के तौर पे और उर्दू, इनमें से आपको कोई 2 चुनना है। तो उसके तो दिए ही हैं, उस पे आपसे टीचर्स अलग से बात कर लेंगे। मैं सब्जेक्ट पे बात कर लेता हूं कि कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट समझना होगा, क्या क्या आपको सब्जेक्ट में पढ़ना है। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स प्राइमरी लेवल पे 1 से 5 तक का जो प्राथमिक स्तर है, उस 1 से 5 के प्राथमिक स्तर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इसके अंदर आपको नंबर्स, उनके फंक्शंस, ज्यामिति और स्थानिक समझ हो गया, 2D 3D जो इमेजेस जो आप सीटेट में पढ़ते हो वही चीज़ है। मापन और इकाइयाँ, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय आदि, बस सवाल थोड़े से कठिन भी बन सकते हैं। व्यवहारिक और वाणिज्यिक गणित है, ये एक्स्ट्रा उसके अंदर जुड़ जाएगा, जहाँ पे मुद्रा पढ़ना है आपको, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, प्रतिशत, ये सब आपको पढ़ने, परसेंटेज, ये सब पढ़ना है। फिर उसके बाद गणित की पेडागोजी भी आएगी, और गणित 6 से 8 में हमारी सामान्य गणित भी है, बीज गणित भी है, अंक गणित भी है, ज्यामिति भी है, क्षेत्रामिति भी है, ग्राफ भी है, और उसके साथ साथ आपके टीचिंग की पेडागोजी भी है, मैथ्स की। विज्ञान की बात करें तो 6 to 8 में विज्ञान के अंदर सामान्य विज्ञान है और उसके साथ पेडागोजी भी है। और अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, इतिहास के अंदर आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट पूरी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ पोर्शंस, कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना। पूरा नहीं दिया गया है, कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पर अच्छा यही होता है कि आप पूरा पढ़िए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है। ज्योग्राफी के अंदर सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, पृथ्वी और उसकी गतियां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भौतिक पर्यावरण, जलवायु, मानव पर्यावरण, और झारखंड स्पेशल हिस्ट्री में भी हमें थोड़ा सा झारखंड स्पेशल पढ़ना होगा जब हम ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ेंगे। तो जब हम ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ेंगे तो हमें वहां पे भी क्या करना होगा, थोड़ा सा सही तरीके से उसको देखना होगा झारखंड के कंटेक्स्ट में। ठीक है, झारखंड के कंटेक्स्ट में हमें सही तरीके से देखना होगा। और उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, पढ़ना है। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन और विविधता की समझ, संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य सरकार, बेसिकली इंडियन पॉलिटी, और थोड़ी सी जो सीटेट में आपने पॉलिटी पढ़ी थी उसके 1-2 टॉपिक यहां पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। अर्थशास्त्र की बात करें तो जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि, भारत और झारखंड के संदर्भ में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खाद्यान्न, व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक मूल्य, वित्तीय साक्षरता। फिर थोड़ी पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी, NEP 2020 पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण अध्ययन में जो पॉइंटर्स है, तो सिलेबस में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये टीचर्स अलग अलग आपसे डिस्कस कर लेंगे। CDP के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, मेजर टॉपिक जो होते हैं, NEP 2020, NCF 2023 या NCF 2005, और आपका उसके साथ बाल केंद्रित शिक्षा, अभिनव शिक्षण पद्धति, ये सारी बातें उसमें पढ़नी होगी। अब आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, देखिए जेटेट का हमने पहले भी पढ़ा रखा है, तो जो स्टूडेंट पहले से बैच में रहे होंगे उनको कॉल करके पूछ लीजिएगा, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाएगी और उनको कोशिश किया जाएगा कि जो उनके लिए बेहतर हो सकता है वो कर दिया जाए। जो लोग नए स्टूडेंट आना चाहते हैं जेटेट के अंदर, हम इसका एक VOD कोर्स प्लस लाइव क्या है,
वीओडी जो ऑलरेडी लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, जो लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वो आपको वीओडी फॉर्म में मिल जाएगा। और जो न्यू टॉपिक्स हैं, जो न्यू टॉपिक्स हैं या जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, या जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो आपको अलग से क्या होंगे, पढ़ा दिए जाएंगे। वो आपको अलग से क्या होंगे, पढ़ा दिए जाएंगे। तो वीओडी प्लस लाइव मिलेगा, मतलब 80% वीओडी होगा, 20% लाइव होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है, बल्कि कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो ये चीज होगी। और रही बात कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो देखिए यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है ना अभी यूपी टेट वाली, और तो यूट्यूब पे आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस वैसे ही करते रहिए। यूट्यूब पे आप लोग क्या करिए, वैसे ही प्रैक्टिस करते रहिए जैसे आप जो है वो क्या कर रहे थे, पहले से कर रहे थे। तो जो यूपी टेट की जैसे मेरी क्लास होती है शाम को 6 बजे, वही क्लासेस आप देखिए। जो पहले की प्लेलिस्ट है, जैसे यूपी टेट में आपको ऑलरेडी कई सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको आप देखना शुरू कर दीजिए। जो लोग बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, बीओडी प्लस लाइव में आप जुड़ सकते हैं। जिनके पास टीचिंग का महापैक है उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग टीचिंग महापैक से नहीं जुड़े हैं, तो आपको पता है हमारा अभी कामयाब दिवस था ये, और हमने अपनी सेकंड कामयाब दिवस हमने इस बार सेलिब्रेट किया था। और उसमें आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर थे जो 31 मार्च तक हैं। तो आपके टिकर पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके टीचिंग महापैक से रिलेटेड 16 महीने का टीचिंग महापैक आपको मात्र 1999 रुपये में मिल जाता है। तो आप उससे जुड़ सकते हैं और उससे फिर अपनी तैयारी आगे की जारी रख सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। सोशल साइंस की प्रिपरेशन कैसे होगी झारखंड टेट की, कौन सी प्लेलिस्ट पढ़नी है, क्या करना है, ये सब मैं अलग से एक वीडियो में आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।